पिया जी तो हूँ बनिहा किसन हम की सनिया बनवेना। आप लोग सोच रहे होंगे क्या क्या हुआ जो गीत गा रहे हैं। दरअसल आज का हमारा टॉपिक इस किसान से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। क्लास 10th चैप्टर 4 ज्योग्राफी। कृषि कृषि मानव मानव समुदाय का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन रहा है। सबसे ज्यादा लोग दुनिया में कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की लगभग 70% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। हालांकि ये डिपेंडेंसी कम हुई है, लेकिन फिर भी 50% से ज्यादा आबादी खेती में लगी, खेती से अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर के इतिहास की बात करें तो खेती की शुरुआत के कारण सभ्यता का उदय हुआ। जब लोग जंगल में रहते थे तब वो हंटर गैदरर हुआ करते थे और जंगल में ही आग जला देते थे और उसके राख पर कुछ जंगली बीज को डाल देते थे। जब बारिश होती थी तो उससे जो फसल होता था वो कृषि का प्राइमरी रूप था, प्रिमिटिव रूप था। अब उस कृषि को, उस फसल को तैयार होने में 4-6 महीने लगते थे, इसलिए लोगों को उस जगह पर रुकना अनिवार्य होता था। जंगल में जानवरों से उसकी सुरक्षा, फसल को तैयार होने में मदद करना, तो ये सारी जो बातें थी उनको एक जगह रुकने के लिए विवश करती थी और इसी के कारण अस्थाई आवास की व्यवस्था हुई। लोग अस्थाई रूप से रहने लगे और जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पर अस्थाई रूप से रहने लगे तो इससे सभ्यता का उदय हुआ। भारत ही नहीं, दुनिया में जितने भी सभ्यता का विकास हुआ उसके मूल में कृषि ही थी। तो आप समझ चुके होंगे कृषि जो प्राइमरी रूप थे वो क्या थे और किस तरह से कृषि ने मानव सभ्यता के विकास में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं बताऊं, कृषि में न सिर्फ खेती बल्कि पशुपालन भी सम्मिलित है। चूंकि खेती और पशुपालन शुरू से ही एक दूसरे पर के ऊपर निर्भर रहे हैं। खेती के काम में जानवरों का उपयोग होता था। अगर मैं कहूं तो कमोबेश अब भी होता है, हालांकि अब टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण जानवरों पर निर्भरता कम हुई है, लेकिन जानवरों से उनकी आमदनी आज भी कम नहीं हुई। आज भी लोग अपने विविध प्रकार के जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे दूध, मांस, अंडा, हाइड, ये सब जो चीजें हैं वह जानवरों से प्राप्त होते हैं और इसलिए लोग जानवर को पालते हैं और ये एक अलग से आमदनी के स्रोत होता है। आइए अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कितने तरह के होते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होता था। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का एक बार हम बता चुके हैं कि लोग क्या करते थे, जंगल में पहले आग लगा देते थे ताकि वहां के पेड़ पौधे जल जाएं और एग्रीकल्चर, खेती के लिए जमीन बन जाए। अब खेती के लिए जमीन बनाने के लिए पेड़ को काटना, घास जो झाड़ियां उनको साफ करना जरूरी था, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता था कि उनको जला देना और जलाने के बाद उस पर बीज को डाल दिया जाता था। आज भी दुनिया के कई कोनों में इस तरह से खेती की जाती है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। यानी भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में इसको झूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं। प्रायः जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग इस तरह से खेती करते हैं। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग 2-4-5 साल तक खेती करने के बाद वो जमीन बार बार आग लगाए जाने के कारण
बंजर हो जाता था, अनुपजाऊ हो जाता था, तो वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। उस समय जंगल इतना ज्यादा था, और फिर 2 4 5 साल के बाद जब वह फिर से फर्टाइल होता था, तब वहां फिर से खेती होती थी। क्योंकि वे शिफ्ट कर जाते थे, इसलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें जंगलों में आग लगाना, उसके बाद उसकी सफाई करना और खेती करना, और बाद में वहां से शिफ्ट कर जाना, ये प्रमुख होता था। यह एक प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था, जिसके आज के संदर्भ में देखें तो बहुत सारे हानिकारक परिणाम दिखते हैं। जंगल को जलाने से जो धुआं होता है, उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। मिट्टी की उर्वरता कम होती है। मिट्टी में जो उसको उर्वर बनाने वाले केंचुए वगैरह जो होते हैं, वो जल करके मर जाते हैं, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। जंगल को जलाना भी अपने आप में एक संसाधन को नष्ट करने जैसा होता है। तो दुनिया के अधिकांश देशों में ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आइए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर मेनली 2 तरह के होते हैं। एक को हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, या सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरे को कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ऐसे एग्रीकल्चर को कहते हैं जिसमें कि किसान अपने जीवन यापन के लिए खेती करते हैं। वे एक ही प्लॉट में कई सारे फसल अगर उपजाते हैं, तो उसको इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। इस तरह की खेती की जो सबसे प्रमुख बातें ये होती है कि जो खेत होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और ये सघन खेती होती है, और उद्देश्य होता है जीवन यापन करने के लिए भोजन का इंतजाम करना। कमर्शियल एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जिसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, यानी फसल को बेच करके पैसा कमाना, तो वो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो होता है जो बहुत कम प्लॉट पर, छोटे से प्लॉट पर एक ही खेत में कई तरह के फसल उपजाए जाते हैं। तो ऐसे कृषि को हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरे तरह के फार्मिंग को नोमैडिक फार्मिंग कहते हैं। ये उस तरह की खेती होती है जिसमें लोग अपने जानवरों के लिए चारागाह खोजते हैं। तो इस तरह के गाय, बैल, बकरी, कैमल यानी ऊंट जैसे जानवर को पाला जाता है, और इसका उद्देश्य होता है कि उनसे दूध, मीट और हाइड प्राप्त करना। लोग इसको बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मेनली एक्सटेंसिव टाइप का होता है। इसमें बहुत बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, और उसमें मेनली एक ही फसल उपजाया जाता है, और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हार्वेस्टर, ट्रैक्टर जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। एक्सटेंसिव फार्मिंग में पैदावार तो कम होती है, लेकिन मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि खेत का जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका का जो प्रेरीज का क्षेत्र है, वहां एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग होती है। यानी गेहूं का फसल होता है, मकई का खेती होता है, जो पूरे दुनिया भर में बेचा जाता है। तो ऐसे इसको कमर्शियल पर्पज से उपजाया जाता है, मेनली ट्रेड के लिए उपजाया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग में एक प्लांटेशन फार्मिंग भी आती है। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है? जब बहुत बड़े क्षेत्र में साल में सिर्फ एक फसल उपजाया जाता है, और वह पेड़ जैसा फसल होता है, एक ही फसल लगा दिया और उससे सालों साल उसके प्रोडक्ट को बेचा जाता है, तो उसको हम प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। 40 से 200 हेक्टेयर बड़ा प्लॉट में खेती की जाती है। प्लांटेशन कृषि में चाय, कॉफी, रबर इत्यादि की खेती की जाती है। एग्रीकल्चरल सीजन, एग्रीकल्चर
हर सीजन में एक ही तरह की खेती नहीं की जाती है, इसके सीजन अलग अलग होते हैं। और सीजन के आधार पर ये फसल अलग अलग तरह की होती है। जैसे भारत में 3 तरह की खेती होती है। एक को हम खरीफ फसल कहते हैं, दूसरे को रबी फसल कहते हैं और तीसरे को ज़ैद फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल क्या होती है? वो फसल जो जुलाई अगस्त महीने में जिसको लगाया जाता है और नवंबर दिसंबर में जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, वो खरीफ फसल कहलाती है। खरीफ फसल में मेनली धान, मक्का जैसी फसलें आती हैं। इन फसलों को 25 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक के तापमान की जरूरत होती है और पानी ये बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक की बारिश कम से कम जरूरी होता है। चावल यानी धान, मक्का, जूट, गन्ना, ये सब की जो खेती होती है, ग्राउंड नट, ये सब की जो खेती होती है उसको हम खरीफ फसल कहते हैं। दूसरा है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है और फरवरी मार्च अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो काट लिया जाता है। प्रमुख रबी फसलों में गेहूं, मक्का जो उस समय का मक्का भी होता है, साथ साथ दलहन और तिलहन, मटर, चना, मसूर, ये सारी जो फसलें होती है ये रबी फसल होती है। रबी फसलों को 50 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। गेहूं को थोड़ा सा ज्यादा पानी की जरूरत होती है, अन्य फसल को तो उससे भी कम पानी की जरूरत होती है। साथ साथ ये ठंडा में पनपते हैं और जब चमकीली साफ बादल वाला आसमान होता है तो ऐसे में इसकी रैपेनिंग होती है। खास करके फरवरी महीने में ये पक जाते हैं और इनको मार्च और अप्रैल इसमें इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, काट ली जाती है। तीसरी है जायद फसल। जायद फसलों को आप गर्मा फसल भी कह सकते हैं। ये अप्रैल मई में लगाए जाते हैं और ये जून और जुलाई में तैयार हो जाते हैं। प्रमुख जायद फसलों में ककम्बर यानी खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन यानी तरबूज, ये सब फसल आते हैं। इसके अतिरिक्त जो तिल है या मूंग है वो भी जायद फसलों में आती है, गर्मा फसलों में आती है। तो आप ये समझ चुके हैं कि ये 3 तरह के सीजन होते हैं। या इसको क्रॉप पैटर्न भी कहा जाता है। क्लास 10th में क्रॉप पैटर्न कहा जाता है। खरीफ, रबी एंड जायद फसलें। तो आज के वीडियो में हमने आपको कृषि के बारे में बताया, कृषि का डेफिनेशन बताया, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बताया और साथ साथ पैटर्न ऑफ क्रॉप्स बताया, यानी एग्रीकल्चरल सीजन्स के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख फसलों की जानकारी देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।